आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर डिस्कस करेंगे। उसमें हम सबसे पहले प्रेसिडेंट डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हम मजलिस शूरा डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है या रिजिड है। उसके बाद हम 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम स्टेट रिलीजन डिस्कस करेंगे कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी रिलीजन को स्टेट रिलीजन डिक्लेयर किया गया। उसके बाद हम नेशनल लैंग्वेज डिस्कस करेंगे। देन हम बाइकैमरल लेजिस्लेशन डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देन हम इस्लामिक प्रोविजंस डिस्कस करेंगे 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर फंडामेंटल राइट्स और जुडिशरी। और इस वीडियो के लास्ट में हम इमरजेंसी प्रोविजन डिस्कस करेंगे 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, यानी पाकिस्तान में कौन इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, ये पावर किसके पास है और किन सिचुएशंस में इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। ये पॉइंट हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रेसिडेंट। देखिए 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को हेड ऑफ स्टेट डिक्लेयर किया। अब हेड ऑफ स्टेट डिक्लेयर करने के साथ ही जो प्रेसिडेंट की जो टर्म है वो 5 इयर्स फिक्स की। इसके साथ 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी पॉइंट ऐड किया गया है कि सिर्फ मुस्लिम्स जो होंगे वही प्रेसिडेंट बन सकता, यानी पाकिस्तान का नॉन मुस्लिम प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। इसके साथ 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट की जो एज होनी चाहिए वो 45 इयर्स होनी चाहिए। और प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे किया जाता है, यानी प्रेसिडेंट को कौन से मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। देखिए प्रेसिडेंट को नेशनल असेंबली और सेनेट के मेंबर्स और इसके साथ जो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स है ये सब मिलकर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, यानी प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स और नेशनल असेंबली और सेनेट के मेंबर्स मिलकर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो टोटल आर्टिकल्स है वो 280 आर्टिकल्स और इसमें 6 शेड्यूल्स है और 12 पार्ट्स, यानी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में 280 आर्टिकल्स है, 6 शेड्यूल्स है और 12 पार्ट्स है। इसके साथ 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन क्या फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है या रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मींस कि इसमें जो अमेंडमेंट्स है वो इजीली नहीं की जा सकती। अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो बहुत डिफिकल्ट, अमेंडमेंट के प्रोसेस के डिफिकल्ट होने की वजह से हम कहते हैं कि 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। अब नेक्स्ट है प्रियम्बल। देखिए 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल क्या है। देखिए प्रियम्बल का मतलब क्या है। देखिए प्रियम्बल्स आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करता है, यानी वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और ऑब्जेक्टिव्स जिनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है इसे प्रियम्बल ही डिफाइन करता है। तो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में तो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल क्या है। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने डिफाइन किए हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और ऑब्जेक्टिव्स जिसके ऊपर 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। अब नेक्स्ट है स्टेट रिलीजन। देखिए 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन ने इस्लाम को एज अ स्टेट रिलीजन डिक्लेयर किया और ये भी एक साइलेंट फीचर है 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन का कि उसने इस्लाम को एज अ रिलीजन डिक्लेयर कर, इस्लाम को एज अ स्टेट रिलीजन डिक्लेयर किया। अब नेक्स्ट है नेशनल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज। देखिए 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उर्दू जो है उसे नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया, बट इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। अब नेक्स्ट है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को समझने से पहले आपको एक चीज याद रखनी चाहिए कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर सेंटर के पास पावर होती है, बट फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंटर और प्रोविंस में पावर शेयरिंग होती है। तो पाकिस्तान में 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया गया। अब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है कि पाकिस्तान में सेंटर और जो उसके 4 प्रोविंसेस है उसमें पावर शेयरिंग होगी। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को समझने से पहले आपको याद रखना चाहिए कि डेमोक्रेसी में 2 तरह के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है,
प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट के पास है। तो 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन ने किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया? 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है, और उसके साथ 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन ने प्राइम मिनिस्टर को एज अ हेड ऑफ गवर्नमेंट डिक्लेयर किया। प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट है और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट है। और उसके साथ 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया। ये भी एक साइलेंट फीचर है 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। देखिए, बाई कैमरल लेजिस्लेचर को भी समझने से पहले एक और पॉइंट याद रखें कि दो तरह के लेजिस्लेचर होते हैं, यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर वो लेजिस्लेचर है जिसमें सिंगल हाउस हो। बाई कैमरल लेजिस्लेचर वो है जिसमें टू हाउसेस हो। तो 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में किस फॉर्म ऑफ लेजिस्लेचर को एस्टेब्लिश किया गया, क्या बाई कैमरल या यूनिक कैमरल? तो जब हम 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो उसमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर को एस्टेब्लिश किया गया। बाई कैमरल लेजिस्लेचर मींस उसमें टू हाउसेस है, अपर हाउस और लोअर हाउस। तो पाकिस्तान में टू हाउसेस है, एक अपर हाउस है और एक लोअर हाउस है। लोअर हाउस को हम नेशनल असेंबली कहते हैं, अपर हाउस को हम सेनेट कहते हैं। ये 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया। तो इस पॉइंट में हम लोगों ने ये समझा कि 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन ने बाई कैमरल लेजिस्लेचर एस्टेब्लिश किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में टू हाउसेस है, एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस। अब नेक्स्ट है इस्लामिक प्रोविजंस। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में कि इस्लाम से रिलेटेड 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा। तो इसमें सबसे पहला है नेम ऑफ द कंट्री। 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पाकिस्तान का जो नाम है वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अब नेक्स्ट जो इस्लामिक प्रोविजन है 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कि सिर्फ मुस्लिम ही प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं पाकिस्तान में। यानी सिर्फ मुस्लिम ही प्रेसिडेंट बन सकता है और प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, नॉन मुस्लिम प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता पाकिस्तान में। इसके अलावा नेक्स्ट जो इस्लामिक प्रोविजन है वो ये कि 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को डिफाइन किया गया है कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया जाएगा पाकिस्तान में जो कुरान और सुन्ना के अगेंस्ट हो। यानी कोई भी ऐसी लॉ नहीं बनाई जाएगी जो इस्लाम के अगेंस्ट हो या कुरान और सुन्ना के अगेंस्ट हो। ये भी 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन का एक साइलेंट फीचर है। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस्लामिक प्रोविजन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन ने मुस्लिम को डिफाइन किया, यानी मुस्लिम की डेफिनेशन दी हमें। अब ये पॉइंट आपको 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा, ये पॉइंट आपको 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा। 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन ने मुस्लिम की डेफिनेशन दी। अब 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन ने मुसलमान को डिफाइन कैसे किया? 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन ने मुसलमान को कुछ यूं डिफाइन किया कि हर वो शख्स जो अल्लाह को एक माने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी माने वही मुस्लिम होगा। यानी अगर कोई अल्लाह को नहीं मानता या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता, इन दोनों पॉइंट्स में से अगर एक पॉइंट भी नहीं मानता तो वो मुस्लिम नहीं कहलाया जाएगा। तो 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन ने मुस्लिम को डिफाइन किया। अब इस पॉइंट को समझना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इस पॉइंट को समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1974 में सेकेंड अमेंडमेंट हुआ इस कॉन्स्टिट्यूशन में। 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में जब सेकेंड अमेंडमेंट हुआ तो इसमें जो अहमदिया कम्युनिटी है, यानी जिनके लीडर मिर्जा गुलाम अहमद है, उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया। चूंकि 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन ने मुस्लिम को डिफाइन किया और मुस्लिम को उन्होंने इस तरह डिफाइन किया कि जो शख्स अल्लाह को एक माने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माने वही मुस्लिम होगा। अब इसके बरक्स सेकंड अमेंडमेंट जब हुआ तो सेकंड अमेंडमेंट में जो अहमदिया कम्युनिटी है उसे नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया इस पॉइंट के तहत। तो इसलिए इस्लामिक प्रोविजन में ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो इस्लामिक प्रोविजन है 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में वो ये कि पाकिस्तान जितने भी और मुस्लिम कंट्रीज होंगी उनके साथ रिलेशनशिप को और स्ट्रेंथन करेगी और मुस्लिम कंट्रीज के साथ मुत्तहिद रहेगी। तो ये थे इस्लामिक प्रोविजंस 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में। यानी 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लाम से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस थे वो हम लोगों ने डिस्कस। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं फंडामेंटल राइट्स। 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन ने पाकिस्तान के हर सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स दिए। अब उन फंडामेंटल राइट्स में है इक्वलिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और इसी तरह प्रॉपर्टी के जो राइट्स है वो और भी बहुत से फंडामेंटल राइट्स है। तो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन ने पाकिस्तान के हर सिटीजन को ये फंडामेंटल राइट्स दी। अब नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में
इस चीज़ को डिफाइन किया कि जो जुडिशरी होगी वो इंडिपेंडेंट हो, यानी जुडिशरी में गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए और एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी ही लोगों के राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाएगी। तो ये भी एक साइलेंट फीचर है 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन का। अब नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोविजंस। देखिए, इमरजेंसी प्रोविजन में हमें ये डिस्कस करेंगे कि इमरजेंसी कब डिक्लेयर की जाती है और कौन इमरजेंसी डिक्लेयर करता है और किन सिचुएशंस में इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। अब सबसे पहला पॉइंट इमरजेंसी डिक्लेरेशन में ये है कि कौन इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है और कब इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। देखिए, प्रेसिडेंट 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है पाकिस्तान में। अब किन सिचुएशन में इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है? सबसे पहली सिचुएशन वॉर, सेकंड है एक्सटर्नल एग्रेशन, अगर कोई फॉरेन कंट्री पाकिस्तान पर अटैक कर दे, थर्ड है इंटरनल डिस्टर्बेंस। इन तीनों सिचुएशन में प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। अब इसमें दो सिचुएशंस है, या तो इमरजेंसी स्टेट लेवल पर होगी या इमरजेंसी प्रोविंशियल लेवल पर होगी। अगर स्टेट लेवल पर प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर तो प्रेसिडेंट को अप्रूवल लेनी होगी दोनों हाउसेस से, नेशनल असेंबली से और सेनेट से। दोनों हाउसेस से अप्रूवल लेना होगा प्रेसिडेंट को इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए। अगर प्रोविंशियल लेवल पर हो, यानी अगर प्रोविंस में इंटरनल डिस्टरबेंस या प्रोविंस के सिचुएशंस खराब चल रहे हो, तो उस केस में प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। बट उस प्रोविंस के प्रोविंशियल असेंबली से जब रेजोल्यूशन पास होगा तभी प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। यानी इमरजेंसी के दो सिचुएशंस हो सकते हैं, या तो स्टेट लेवल पर इमरजेंसी डिक्लेयर की जाएगी या प्रोविंशियल लेवल। स्टेट लेवल पर अगर प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहता है तो उसमें प्रेसिडेंट को दोनों हाउसेस से अप्रूवल लेना होगा, नेशनल असेंबली से और सेनेट से। अगर किसी स्पेसिफिक प्रोविंस में इमरजेंसी डिक्लेयर करनी हो, कि इसमें प्रेसिडेंट को रेजोल्यूशन चाहिए उस प्रोविंस के प्रोविंशियल असेंबली से, तभी जाकर प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि किस तरह इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है और किन सिचुएशन में की जा सकती है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। होप सो कि आपको 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट्स क्लियर होंगे।